वैरायटी शीट नंबर जो हमारी चल रही थी 2, कल का जो लेक्चर था उसका पार्ट 3 मैंने नोट्स सब भेज दिए हैं शायद, और MS टीम पे भी अपलोड कर दिए हैं। जिस पे भी एक्सपेक्टेड लिखा है वो सभी मेंस में आ सकते हैं, ठीक है? तो उनको तो नोट डाउन कर ही लेना, बाकियों को भी कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स को साइंस को थीटा रख दोगे तो बहुत इजीली डिकोड हो रहा है, और अगर वो क्लिक नहीं हुआ तो क्वेश्चन अननेसेसरीली बहुत लेंथी चला जाएगा। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन थे सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल के, वो तुम देख लेना, ठीक है? एक फर्स्ट ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर अंदर वाले को y² मान लेना तो TDT बन जाएगा, और यहाँ पे भी TDT बन ही रहा है ऊपर नीचे। और तीसरा वाला तो डायरेक्ट है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? x³ + 3 अपॉन √(x² + 1), इस पे भी एक्सपेक्टेड लिख देता हूँ। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जो कि तुम्हें पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। जनरली न्यूमरेटर 1 होता है, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन p√q, ठीक है? dx अपॉन p√q, और p और q क्या होगा, तो वो अलग अलग ऑप्शंस बन सकते हैं, ठीक है? जब कभी भी तुम्हें ऐसा कोई इंटीग्रेशन दिखाई दे और p और q अगर दोनों लीनियर है, मतलब we can expect this type of problem. हो जाए तो TDT में भी दिक्कत नहीं हो, दो ही चीजें हैं, TDT में दिक्कत नहीं हो, रूट कैसे भी करके हटे। तो यहाँ तुम्हें दिख ही रहा है कैसे हट सकता है रूट। अगर x - 5 को मैं t² अज्यूम कर लूं तो शायद यही बोला गया इस पॉइंट में भी। हाँ बेटा बोलो। सर लैग हो रहा है। ओ ऐसा, रुको एक सेकंड, वाईफाई तो नहीं चल रहा है? नहीं, ओ एक मिनट रुको। आवाज आ रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, अब शायद डिले नहीं होना चाहिए, आई होप सो। x - 5 को अगर मैं t² मानता हूं तो क्या ये पूरी की पूरी टर्म TDT में कन्वर्ट हो जाएगी? dx तो हमारा 2TDT हो जाएगा, और इसको भी कन्वर्ट कर लेना, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब 1/p√q, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, भूलना मत। अगर p और q दोनों लीनियर है तो रूट को हटाने के लिए रूट के अंदर जो भी टर्म है उसको t² अज्यूम कर लेना। स्टैंडर्ड पॉइंट है, याद रहेगा तो बनेगा, वरना फालतू में घूम जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अगर बाहर क्वाड्रेटिक है और अंदर लीनियर है तो फिर भी बहुत आसान है, जैसा कि ऐसा दे दिया x² + 1 √3x - 5। अगर ऐसा कोई फॉर्म दे दिया तो वंस अगेन हमें रूट हटाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 3x - 5 को t² सपोज कर लेंगे और रीसब्स्टिट्यूट करके पूरा सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टफ नहीं है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगता है, जो कुछ भी लगता है तुम देख लेना, ठीक है? मॉड्यूल में हमारे उसमें क्वेश्चन है इसके ऊपर, सॉल्व एग्जांपल में तुम देख सकते हो, ठीक है? थर्ड पे आते हैं, अगर बाहर लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक आ गया, जैसा कि ऐसा कभी दे दिया तो अब ऑब्वियसली x² - 3 को तुम अगर t² मानोगे तो ऊपर x नहीं है TDT के लिए, तो वो तो हम मानेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसमें जो लीनियर टर्म है, ये वाली जो टर्म है, उस पूरे को 1/t मान लो, तो क्या इससे x निकाल सकते हो? बिल्कुल, 1/t - 1, और dx भी निकाल लेना, सब कुछ रिसब्स्टिट्यूट कर लेना, अंडर रूट गायब हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है? थोड़ा सा लेंथी जाता है। और अगर दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो x को 1/t, अगर दोनों क्वाड्रेटिक है तो x को 1/t, और जनरली थर्ड और फोर्थ में न्यूमरेटर 1 देते हैं, ठीक है? बाकी में तो ऊपर कुछ होगा तो भी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देखो, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ रखे हुए हैं, दोनों लीनियर है, रूट के अंदर की टर्म को क्या मान लो, t², देख सकते हो बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, पर लीनियर है रूट के अंदर, t² मान लो, हो जाएगा। ऊपर कोई टर्म भी होगा तो उसको भी रीसब्स्टिट्यूट कर लेना, देख सकते हो तुम यहाँ पे ये वाला फॉर्म बन रहा है, और ये शायद अलजेब्रिक ट्विंस है, हमने पढ़ा है अलजेब्रिक ट्विंस, पढ़ा है ना? t² से डिवाइड करो, 1 + 1/t², नीचे t - 1/t का फॉर्म बनाना है होल स्क्वायर करके,
लीनियर और क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है, या दोनों क्वाड्रेटिक आ जाए, तो न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर 1 होना मैंडेटरी, वरना बहुत कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी। जनरली 1 ही देते हैं वो, जैसे कि ये वाले और ये वाले में तुम देख सकते हो। तो एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, टी स्क्वायर तो मान नहीं सकता हूं, तो जो लीनियर वाली पूरी टर्म है उस पूरे को 1/t मान लो, तो dx निकल गया, इससे x निकल जाएगा t की टर्म्स में, पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसा कुछ बन रहा है। और शायद ये तो तुम सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। दोनों क्वाड्रेटिक हो जाए तो x को 1/t, तुम देख सकते हो ऐसा टाइप का फॉर्म बन रहा है। ये बन गया। अब कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर टी डी टी दिख रहा है, मतलब मैं टी स्क्वायर को वाई या कुछ ऐसा मान सकता हूं। तो ये फॉर्म बनाने के बाद अब टी स्क्वायर माइनस 1 को इन्होंने क्या मान लिया है, यू स्क्वायर मान लिया है। टी डी टी सब कुछ रिकन्वर्ट होकर डायरेक्ट हो गया है। या एक और भी तरीका है, इसी क्वेश्चन को अगर हमें क्रैक करना है तो क्या हम ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को साइन थीटा, तुमने आरडी में भी करे होंगे, कल हमने ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन या ऊपर हमने देखे थे ना सब्स्टिट्यूशन, ये वाले नहीं, वो दूसरी शीट में था ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन के, एक्स को साइन थीटा कॉस थीटा इस टाइप से, जैसे ये रहे वो क्वेश्चन, ये रहे ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जिसमें से ये वाला एक्सपेक्टेड वेराइटी है, ये वाला एक्सपेक्टेड वेराइटी है, क्योंकि यहाँ आफ्टर ये क्लिक नहीं हो पाता है कई बार कि कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके x माइनस 1 को अपन साइन थीटा मान लेते हैं। ये क्वेश्चन शायद आया भी है मेंस में, अभी करंटली आया है शायद 1 या 2 साल में, आरडी में भी है। अच्छा ठीक है, बाकी तो ये फॉर्म्स ये हमने देख ही लिया है कि ये वाला 7th क्वेश्चन एंड ये 9th क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सेम एज 2 बच्चों का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने बोला कि सेम एज बिफोर, मतलब जैसा कल, मतलब सेकंड फेज जो था, थर्ड फेज जो था वैसा का वैसे। मैथ्स बहुत लेंदी आया और फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मल आया। केमिस्ट्री एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जिसको रटी है वो मोर देन 80-85 ला सकता है, लाइन बाय लाइन रटी होनी चाहिए। और मैंने बताया भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक दिन बताया था, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन जिसको रट गई है वो पूरे में से पूरे भी ला सकता है। और फिजिक्स ओके कुछ क्वेश्चंस मतलब उतना एडवांस लेवल के नहीं थे, मेंस लेवल, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कुछ थ्योरेटिकल थे, मतलब कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए। और मैथ्स तो लेंदी भर भर के कैलकुलेशन थी और टफ भी था, ऐसा बच्चों ने कहा। तो टफ तो खैर क्या है, अब इतने सारे जो क्वेश्चंस कर रहे हो, ये जो वैरायटीज दिख रही है, अब यही देखो ना, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये पी रूट क्यू वाले ही ले लो क्वेश्चन। अब जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत टफ है ये क्वेश्चन, और जिसको पता है वो फटाफट 2 मिनट में कर लेगा, भले ही ज्यादा कैलकुलेशन हो। तो इन शॉर्ट मैथ्स में यू नीड प्रैक्टिस, देयर इज नो अल्टरनेट वे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे बन जाएगा। और 1.25 से 1.5 घंटा पेपर में लगता है मैथ सॉल्व करने में, एक्चुअल पेपर में 1 आवर 15 to 1 आवर 30, जो भी 99 परसेंटाइल लाए हैं उन्होंने इतना टाइम डिवोट किया है। 30 to 40 मिनट्स में केमिस्ट्री कर लेते हैं पूरा कंप्लीट, और बाकी टाइम पे फिजिक्स हो जाता है। जनरली ये सिनेरियो रहता है, तब जाके पेपर पूरा कर पाते हैं, क्योंकि सब कुछ आने पे भी टाइम चाहिए, ठीक है। और मैथ्स विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, अब जो मैथ्स अच्छा कर गया वो लिया आएगा परसेंटाइल अच्छे उसमें फिर, ठीक है। बस वो ये प्रैक्टिस। और हाँ एक और चीज, अगर सेम क्वेश्चन जो कि तुमने देखा हुआ है, अगर उसमें भी तुम 3 से 4 मिनट लगाते हो तो बहुत बेकार स्पीड है तुम्हारी, ठीक है, समझ आ रहा है। जो पता हमने देख लिया ये क्वेश्चन, जैसे कि ये जैसे से 10 क्यूब एक्स को अपने देखा हुआ है, तुमने करा भी है सॉल्व, आरडी में भी गिवन है, अगर इस क्वेश्चन में भी तुम 3 से 4 मिनट लगाते हो तो स्पीड बहुत खराब है। ये तो 1 मिनट में होना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नए हैं दिख रहे हैं कि अभी करा नहीं है, उसमें सोचना है, वहां 5 से 10 मिनट लगेंगे, तब जाके प्रॉपर टाइम मैनेज होता है पूरे पेपर में। और तुम्हारे साथ नहीं, बहुत सारों के साथ ये दिक्कत होती है, जो पता है वेराइटी उसमें भी तुम ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हो। क्यों? प्रैक्टिस की कमी है, क्वेश्चंस को तुमने रीडू नहीं करा है, आंसर तक तुम पहुंचे ही नहीं हो, तुम छोड़ देते हो बीच में, बस रीड कर रहे हो मैथ्स। जब तक रीडिंग चलती रहेगी मैथ्स में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा किताबें भरिए कि नहीं, सेल्फ प्रैक्टिस वाली जो तुम करते हो रफ काम, भरिए 2-3 नोटबुक अभी तक 12th में। अगर नहीं भरिए तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं अपने समय की बात करूं तो मैंने कम से कम 10 नोटबुक भरी थी, 2 पूरी मतलब 11th-12 मिला के 10 नोटबुक्स, सिर्फ रफ क्वेश्चंस वाली, क्लास नोट्स और वो सब अलग, मतलब 10 नोटबुक्स, और सब मोटी थी, मतलब 300-400 पन्ने की थी। इतनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तब जाके मैथ स्ट्रांग होगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत है तुम्हारे पास, मैं भी दे देता हूँ, किताबें भी है, सब कुछ है, और ऑनलाइन बहुत सारी किताबें सब अवेलेबल भी है,
पर तुम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो और वो मैंने शायद तुम्हें एजेंडा दिया था। पर डे का टारगेट बना लो मैथ्स में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो पर डे 30 to 40 क्वेश्चंस। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, ठीक है, sir. कितने बोले मैंने क्वेश्चंस? 30 to 40। मेरे ख्याल से इतने कर सकते हो। जिससे कम होते हैं, टाइम लगता है, तो वो 20 करे। पर रोज की हैबिट डाल दो कि इतने क्वेश्चन करने हैं। सर कुछ करने के लिए है ही नहीं अभी, तो पुराने टॉपिक्स करो रिवाइज। 11 के कर लो, पर 30 to 40 क्वेश्चंस पर डे करने हैं। अगर इतना एजेंडा रखोगे तो तुम सोच लो तुम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे अपार्ट फ्रॉम द क्लास नोट्स। ये रिवाइज कर लिया, गो थ्रू कर लिया जो मैं दे रहा हूं, जो हमने क्लास में डिस्कस करा। अब इसके बाद अपने लेवल पे 20, 25, 30 क्वेश्चन जिस बुक से करना है कर लो। मेंस लेवल की कोई बुक से करना है तो कर लो, क्योंकि स्पीड बनेगी, स्पीड तभी आएगी। ठीक है, स्पीड लाने के लिए एक ही तरीका है, हजारों क्वेश्चन कर लो, नो अदर वे। ठीक है, क्योंकि 1 + 2 = 3 या जो भी बोलूं फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन वो तो हर बच्चा करेगा, ओरली थोड़ा ना कर लेगा। फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन कोई डायरेक्ट कर सकता है क्या? करना तो पड़ेगा ही ना। 3-3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, कुछ वैदिक मैथ्स होता है, पर इन जनरल हम बात करें तो करना पड़ेगा, 2-3 मिनट लगेंगे। तो हम कहाँ टाइम बचा सकते हैं, वो सोचने वाले पार्ट में। जितने टाइम पे एक टॉपर बच्चा 100% बच्चा करके खत्म कर देता है, उतना टाइम तुम्हें सोचने में लगता है। समझ आ रहा है? जितनी देर तुम किसी एक क्वेश्चन में सोच रहे हो, उतनी देर में वो बच्चा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा ऑन स्पॉट। सब वैल्यूज अलग होती है, पर उसको सोचना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसने सब वैरायटी देखी है। ठीक है, और याद है दिमाग में, मेन वो भी मैटर करता है। कर तो बहुत लिए, आडी पूरी निपटा ली, 2 दिन बाद फिर कोई क्वेश्चन उसमें से आया, याद ही नहीं कैसे करना है, होती है ये प्रॉब्लम। तो रिवीजन शुड बी द की फैक्टर। तुम्हें आज अंकित बोला ही मैंने कि एक दिन, 7 दिन में से एक दिन पूरा प्योर रिवीजन। एक एक क्वेश्चन को रीडू करो, जो अच्छे क्वेश्चन थे उनको रीडू करो, पुराने टॉपिक्स को रीडू करो, और 6 दिन जबरदस्त प्रैक्टिस करो, और एक दिन सिर्फ रिवीजन जो 6 दिन का था। ये टेक्निक से रिवीजन भी होगा, पुराना भी याद रहेगा, और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। जिसको और थोड़ी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, ठीक है, वैसे तो होती नहीं है इस एज में, पर फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम है। और वो क्यों होती है? क्योंकि दिमाग दूसरी चीजों में घूम रहा है। अगर दिमाग पढ़ाई में है, सिर्फ पढ़ाई में, तो मेमोरी लॉस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है तुम्हारी एज में। डॉक्टर कहता है ऐसा। ठीक है, तुम जितना ग्रास्प कर सकते हो, नो वन कैन डू, नॉट इवन आई। ठीक है, एक एज के बाद ग्रास्पिंग पावर कम होती है। तुम अभी से बोलते हो सर मुझे याद नहीं रहती चीजें, क्यों? दिमाग में 10, 20, 100 प्रकार के फितूर है। और मेरा मानना है कि अगर इतने फितूर आते हैं तो आधी घंटे का स्लॉट रख दो गेम्स खेलने के लिए। ठीक है, लग रहा है कि क्रिकेट देखना ही है, नहीं रहा जा रहा है उससे, तो आधी घंटे का स्लॉट रख दो, हाइलाइट्स देख लो, ताकि शांति मिले, थोड़ा सा सैचुरेशन आ जाए, और फिर पढ़ाई करो। ताकि 3 घंटे में से आधी घंटा गया, 2.5 घंटे तो स्ट्रांगली कर रहे हो ना रिवाइज, वो ज्यादा समय तक विथस्टैंड करता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन और सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो हम बोल रहे हैं हम रिवीजन। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो 2 दिन डिवोट कर दो, जिस दिन क्लास जनरली रेगुलर नहीं होती है, सैटरडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, या किसी दिन स्कूल नहीं है, संडे इवनिंग हो गया, तब 2 दिन का रिवीजन रख दो। बाकी 5 दिन प्रैक्टिस करो, और 30 से 40 क्वेश्चन रोज करने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में लाइन बाय लाइन रोज याद करनी, रटनी है। ठीक है, फिजिक्स में अगर बात करूं तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों करनी है, दोनों पे क्वेश्चन आते हैं, तुम पीवाईक्यूज देख सकते हो। मैथ्स इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, वहां थ्योरेटिकल कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी तो देख लो तुम भाई, क्योंकि करने वाले बच्चे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। देखो तुम, देखो तुम्हारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, और उसी टाइम वेस्ट वाले टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो। टू मच ऑफ स्टडी भी इट्स नॉट वर्थफुल, बट हाँ, जो टाइम डिवोट कर रहे हो वो सॉलिड हो, कि वो 10 दिन तक दिमाग में रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बैठे हो 6 घंटे और 2 ही पन्ने खुले हुए, पन्ने ही नहीं पलटा है अभी तक। ऐसा जनरली रीडिंग में होता है, केमिस्ट्री पढ़ने बैठे, या मेरे समय होता था, तो बैठे तो उसी पन्ने को ही देख रहे हैं, पता नहीं 1 घंटा हो गया, पता नहीं सर कैसे निकला। तो उसका भी तरीका बताया, एक एक लाइन से क्वेश्चन बना के साइड में लिखो, तो फोकस बढ़ता है, और तुम्हें मजा आएगा वो रीड करने में भी। अच्छा, इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है, आज तक पीवाईक्यू में मिला नहीं है, देख लो पीवाईक्यू, लिख लो एक्सपेक्टेड वैरायटी। ये तुम्हें करना है। हर चीज, या हर चीज को हम स्पून फीडिंग के तौर पे देंगे तो वो भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि पेपर तुम्हें देना है। हमें पेपर देना होता तो हम तो तैयार हो रहे स्पून फीडिंग से। सच में हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं स्पून फीडिंग में। मैं इतनी शीट्स बना रहा हूँ, मेरा रिवीजन हो रहा है, पेपर मुझे देना नहीं, पर मेरा स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाता है तुम्हारे लिए करने के लिए। बट तुम्हारा क्या है, पेपर तुम्हें देना है,
तो तुम अपने अकॉर्डिंगली सोचो हम कैसे इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। ओके करते हैं। उसके पहले कल तुम्हारी कुछ क्लासेस होगी केवीपीवाई रिलेटेड और एनसीईआरटी रिलेटेड। मैं टाइमिंग बता देता हूं। कल सैटरडे है ना? ठीक है। टू 2:45 to 4 विल बी योर केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास। और अब शायद उसमें ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाला है, जहां तक मुझे आइडिया है, सर बोल रहे थे। केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास हाँ हो गया था स्टार्ट। क्या एनसीईआरटी क्लास की बात कर रहा हूँ, मतलब होने वाला होगा शायद, कल से होने वाला है शायद। हो गया था लास्ट में। हाँ रिकॉर्डिंग सब है, फिजिक्स की भी है रिकॉर्डिंग एनसीईआरटी क्लासेस की। जो चाहिए वो मुझसे मांग लेना, मैं लिंक ही दे दूंगा सीधे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, उनके लिए भी बोल रहा हूँ। क्या बेटा कल है एनसीईआरटी की, तो मुझे मैसेज कर देना। अभी बोलोगे मैं अभी दूंगा क्या? चलो सुनो ध्यान से। 2:45 to 4 will be your chemistry NCERT class, pure NCERT class, and 5:30 to 7 will be chemistry KVPY class. नहीं वो किसी और दिन हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी केवीपीवाई दोनों केमिस्ट्री है। तीसरा स्लॉट और केमिस्ट्री का आई डोंट थिंक सो। ठीक है। और 4:15 to 5:15 मैथ्स की इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस होगी बाय पार्ट्स पे, जो आज हम पढ़ रहे हैं। हाँ? कल होने वाला है डिस्कशन। ठीक है, तो 4:15 to 5:15 में या तो फिजिक्स का होगा या तो मैथ्स का होगा। ठीक है। और नहीं छुट्टी तो ठीक है। अब एक्स्ट्रा तो ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा स्लॉट है उसी में ही हो पाएगा ना। जिसको नीड नहीं है ये वो नहीं करे, इट्स नॉट मैंडेटरी। ओके तो ये सभी ऑनलाइन होगा। ठीक है। एंड संडे का भी केवीपीवाई क्लास है, और जो भी रहेगा वो मैं बता दूंगा। ये कल का तो तुम देख लो अभी। चलो तो स्टार्ट करते हैं अब हम। बाय पार्ट्स। ठीक है। जिस तरीके से प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन में, वैसा रूल कुछ नहीं होता इंटीग्रेशन में। पहले तो ये दिमाग में रखना। दिमाग एकदम वही फील करवाता है कि प्रोडक्ट रूल अगर हो जाए तो कितना अच्छा है, पर उसके बजाय एक रूल जरूर बना, और वो है बाय पार्ट्स का। अब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है जरा पहले वो देख लेते हैं। मान लो तुम्हारे सामने दो फंक्शन आ जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुन रहे हो ना? यस सर। यस सर। मान लो मेरे पास दो फंक्शन आ जाए, fx इंटू gx dx, ऐसा कुछ दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा नहीं, और दोनों अलग अलग फंक्शन है। मान लो एक लॉग है एक ट्रिगो है, क्या करोगे आप? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे तुम डायरेक्ट, तो कुछ ऐसा कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल जैसा तो है नहीं। तो बाय पार्ट्स क्या कहता है वो देख लेते हैं। किसी को पता है बाय पार्ट्स? नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि किसको डेरिवेटिव में लेते हो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट की सेकंड फंक्शन? फर्स्ट को डेरिवेटिव में लेते हैं, वो बस एनसीईआरटी से मैच खा जाए। वैसे तो फर्स्ट सेकंड हम हमारे अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो इंटीग्रेबल है, मान लो gx हमारा इंटीग्रेबल है, बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो gx को इंटीग्रेट करोगे और fx एज इट इज रखोगे, एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आज अपन उसी पे। इंटीग्रेशन ऑफ gx, फिर से gx का होगा इंटू एफ डैश एक्स, और ये जो पूरा फॉर्म बन रहा है इसका फिर से एक फाइनल इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो मतलब दो इंटीग्रेशन आ रहा है। एक होल इंटीग्रेशन कब होगा?
जब एक फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो दूसरा जो एज इट इज रखा था फर्स्ट पार्ट में उसका डेरिवेटिव, और फिर जो फंक्शन बनेगा उसका इंटीग्रेशन और करना है। ये पूरे का एक और इंटीग्रेशन, ये इतने पार्ट का पूरा ब्रैकेट लगाया ना और बाहर dx लिखा हुआ है। ठीक है, अब अप्लाई करके देखते समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं कह देता हूं सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो मुद्दे की बात यही रहती है सबसे ज्यादा कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो लॉजिकली देखा जाए जो डायरेक्ट इंटीग्रेबल है उसको तुम्हें क्या मानना चाहिए, सेकंड, और जो इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है उसे क्या मानना चाहिए, फर्स्ट। आगे क्या वैसे आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ओके ओके ठीक है, तो जो मैंने कहा तुमने सुना कि नहीं सुना? जो फंक्शन इंटीग्रेबल है उसको सेकंड मान लो, जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है उसको जनरली हम फर्स्ट मानेंगे। अब क्या पता सर दोनों ही इंटीग्रेबल हो जाए, जैसे कि एक दे दिया x दे दिया, x का इंटीग्रेशन सबको आता है, और एक e⁻x दे दिया फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, दोनों फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो किसको मानेंगे? तो याद रखना यहाँ एक और इंटीग्रेशन आ रहा है, तो ऐसा लॉजिक सोचना है जिससे कि ये पूरा फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल हो जाए। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, और एक रूल चलता है फर्स्ट फंक्शन मानने का कि फर्स्ट फंक्शन किसे माने, प्रायोरिटी, जैसे बॉडमास रूल होता है ना, वैसे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन की प्रायोरिटी ऑर्डर है, जैसा तुम केमिस्ट्री में तो बहुत ही करते होगे। एक्सेप्शन एज सच ऐसा यहाँ नहीं है, अच्छी बात ये है। अलग अलग रूल रहते हैं, मैं जनरली आइलेट रूल बोलता हूँ, इसमें कुछ कुछ कभी कभार दूसरा भी दे देते हैं, ईटी करके भी दे देते हैं नॉल, आइलेट रूल चल जाएगा। आइलेट रूल का मतलब क्या है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, किसको फर्स्ट मानना है? तो पहला आई फॉर इंटीग्रेशन, थोड़ी ना बोलेंगे फंक्शन से ही है, फंक्शन इज नॉट एन इंटीग्रेशन, वो एक ऑपरेटर है, इनवर्स है। क्या बोल रहे हो? अब इनवर्स फंक्शन तो सबको पता ही है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, जनरली इनवर्स ट्रिगो फंक्शन ही रोल में आते हैं। ठीक है, और उसका ऑब्वियसली क्या तुम्हें आता है किसी को साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन? ऑब्वियसली नहीं, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आता है, तो उसको हम डेरिवेटिव रख देंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को आता है क्या अभी तक फिलहाल बिना बाय पार्ट्स के? ऑब्वियसली नहीं। हाँ, सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल कर लो, बट फिर भी बाय पार्ट्स लगेगा ही लगेगा। ओके, तो L फॉर कितना क्या होगा, लॉग, क्या लॉग x का किसी को आता है? हाँ, वरना 1/x फटाफट एकदम अंदर से निकल रहा है बेटा, वो डेरिवेटिव है। ठीक है, तो लॉग का भी डायरेक्ट अभी तक हमने नहीं सीखा ना, फॉर्मूला चार्ट में तुमने देखा होगा, तो ऑब्वियसली इसको हम फर्स्ट फंक्शन में मान लेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है शिफ्ट। ठीक है, तुम्हें लॉजिक क्या याद रखना है कि इंटीग्रेट मतलब हो जाए ये पूरा पार्ट, बस इन शॉर्ट। तो टी फॉर ट्रिगो और डीट अपना फंक्शन, क्योंकि वो तो अपन इजिली कर ही सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर में डिफर। ओके, ये तो फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगा फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। फर्स्ट फंक्शन का प्रायोरिटी ऑर्डर, किसी को कोई डाउट? सर स्टूडेंट्स हाँ बोलो ही। आपकी आवाज बीच में कट रही है। अच्छा, बाकी बच्चों को भी आवाज कटते हुए आ रही है क्या? नहीं सर। यस सर, नहीं सर, अब एक ने बोल दिया नहीं सर, मतलब प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ है। कटेगी तो सब जगह कटेगी, ऐसा थोड़ा ना कोई एक के पास 6G हो। चलो, अभी आ रही है आवाज? यस ओके, तो क्या ये रूल याद हो जाएगा, आइलेट रूल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, और क्या फॉर्मूला याद हो जाएगा बाय पार्ट्स का? यस सर। यस सर। ठीक है, दो ही वैरायटी, दो ही लॉजिक टफ होते हैं सोचना, याद रखना इंटीग्रेशन पे, तो तुम्हारे दिमाग को भी वो क्लिक करना चाहिए। अभी से बता देता हूं, लिख लो टॉप ऑफ द पेज पे चाहो तो। एक तो सब्स्टिट्यूशन, अब सब्स्टिट्यूशन में ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन या किसी भी टाइप का हो सकता है, दूसरा बाय पार्ट्स। जब हर तरीके से हार मान लो कि अब कुछ नहीं हो सकता है,
तब बाय पार्ट्स को यूज करना। समझ आ रहा है? जब कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का, तब आखिरी तरीका क्या है? बाय पार्ट्स। ठीक है, जनरली बाय पार्ट्स क्लिक नहीं होता है, मैं ये बता रहा हूं। और ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन या नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन भी क्लिक नहीं हो पाता, हमने भले ही कितनी मेहनत कर ली है, फिर भी ये दो चीज में प्रैक्टिस चाहिए हमें और भी। ठीक है, तो बाय पार्ट्स एक ट्राई कर सकते हो। और टफ कब होगा बाय पार्ट्स? किसको फर्स्ट मानो किसको सेकंड, और ये इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो हम अब क्वेश्चन शुरू करते हैं आज की क्लास, और सर, एक वो क्लास ई में और क्या लगेगी। लिखा है? क्या बेटा? वो ई का क्या लिखा है? E फॉर एक्सपोनेंशियल बेटा, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। सर जब दोनों इंटीग्रेबल है तो आपने पॉसिबिलिटी क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला बड़ा वाला सांप सॉल्व हो जाएगा। एक और बार करना है, वो क्वेश्चन से फील हो जाएगा। ये कोई रूल सच नहीं है कि ये मैंडेटरी है यही करना है या इसी के अकॉर्डिंग बना है, ये लॉजिकली बनाया गया है, बट हम वो लॉजिक ही सीखेंगे ना अभी क्वेश्चंस के तौर पे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जरूरी नहीं है ना कि ये फॉलो करे भी। थर्ड मास में क्या जैसे बोल होता है, रहे हो? क्या बोल रहे हो क्लैरिटी में, और दक्ष? भी मतलब जरूरी नहीं है कि फॉलो करे ही, आगे पीछे कर सकते हैं ना उसको। मतलब कर जाता है 99% कर जाता है, नहीं करे तो दूसरा मान लेना। अरे फर्स्ट और सेकंड में कितनी देर लगती है? फर्स्ट से सेट नहीं हो रहा है तो सेकंड मान लो उसको, और क्या है। पर फिर भी हाँ, अगर ये आइडिया रहेगा तो फर्स्ट मोमेंट में क्लिक होके आ जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, तुम्हें फिर सब क्लियर होगा। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x into e raised to x dx। हाँ, शांति शांति शांति। x into e raised to x को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, डेरिवेटिव होता तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। दोनों फंक्शन अलग अलग है, कहीं से भी एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक से रिलेट नहीं हो सकता। इवन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन करोगे भी तो फिर लॉग आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक आ जाएगा, वो भी सॉल्व नहीं हो सकता है। तो ना कोई डायरेक्ट तरीका, ना कोई सब्स्टिट्यूशन वे, हम जाते हैं बाय पार्ट्स पे। दो फंक्शन दिख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हमें आइलेट रूल आता है, हालांकि आइलेट ने बता दिया है साफ। क्या बताया है? कि x को हमें डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में लेना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन। क्यों भाई फर्स्ट? क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर से एल्जेब्रिक फॉर्म पहले आता है। तो आइलेट रूल भी यही कह रहा है, और हम लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है, कि x को फर्स्ट फंक्शन हम क्यों माने, देखते हैं। तो क्योंकि दोनों इंटीग्रेबल है, मुझे बताओ अगर ये x नहीं होगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। e रेज़ टू x हटा नहीं सकते, पर x हटाना आसान है। कैसे? डेरिवेटिव करके। e रेज़ टू x तो बेचारा ढीठ है, कुछ भी करो ऐसा का वैसे ही वहां टिका रहेगा, तो उसको टिके रहने देते हैं, बाकी को रफा दफा कर देते हैं। और कैसे x को हटाएंगे? डिफरेंशिएशन करके। तो डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूले में? हाँ, वो है बाय पार्ट्स। और सेकंड फंक्शन सॉरी फर्स्ट फंक्शन का अपन डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट सेकंड उल्टा हो सकता है किताबों में, हमने जो माना है वो समझ लेना। बेसिकली जो डिफरेंशिएशन में जा रहा है मैंने उसको फर्स्ट माना है, फर्स्ट सेकंड ऐसा है नहीं, वो मेरे अकॉर्डिंगली है बस। चलो तो शुरू करते हैं अब बाय पार्ट्स। x को तो एज इट इज रखते हैं, तो e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला याद रखना, ये रहा इंटीग्रेशन, बोलो e रेज़ टू x ही होता है, ये हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx e रेज़ टू x, और x का डेरिवेटिव 1। क्या ये एक छोटा सा इंटीग्रेशन और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और फिर होल प्लस ही लगाना मत। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट इस छोटे से बाय पार्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन पे? नो सर। तो सर इसका प्रूफ क्या होगा? बाय पार्ट्स का कोई प्रूफ हो सकता है? चलो तुम सोचना, वो तुम्हें थिंकिंग के लिए दिया, कहीं से तो निकाला होगा किसी ने, ऐसे थोड़ा ना कोई उठा एकदम और सपना आया था उसके कि ऐसा कुछ फॉर्मूला बना लेते हैं और फिर उसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करा होगा। तो कैसे आया होगा ये तुम थिंक करना, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं बता ही दूंगा क्या राज है इस बाय पार्ट्स का। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, प्रूफ सोचना है सबको, थोड़ा सा थिंकिंग का पार्ट दिया है कैसे बना है। ठीक है, चलो 77 पे अब हम आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x। log x का इंटीग्रेशन, सर यहाँ तो एक ही फंक्शन है,
बाय पार्ट्स दो फंक्शन में लगता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। कुछ हिडन चीज एक और होती है जिसको हम अलजेब्रिक में ले सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, मतलब 1 into log x। ठीक है, log x का इंटीग्रेशन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कहीं नहीं पूछते, बस याद रखना, कोई नहीं पूछेगा तुमसे log x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो log x का करेंगे कैसे, तो हम एक इंटू 1 मान लेते हैं। अब तो दो फंक्शन हो गए ना, और log और एक्सपोनेंशियल में किसको प्रायोरिटी देते हैं अपन, log को। और ऑब्वियस दोगे क्यों, 1 का तो चलो डेरिवेटिव 0, पर log का इंटीग्रेशन आता ही नहीं है तुम्हें, तो ऑब्वियसली उसको डेरिवेटिव में रखोगे। बट ऑब्वियस है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, पर आइलेट रूल अभी भी वैलिड है देखा जाए तो 1 का इंटीग्रेशन x log x एज इट इज, मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट फंक्शन मेरा log x है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड, ऐसा कुछ होता नहीं है फर्स्ट सेकंड। और हाँ, जब भी स्कूल, वैसे तो ये हाँ टर्म टेस्ट 2 में आने वाला है ना तुम्हारे स्कूल में, तो बाय पार्ट्स लगाओ तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखना मत भूलना। ठीक है, उसका वेटेज रहता है आधा मार्क। ठीक है, आधा मार्क, तो आधा मार्क भी बहुत जरूरी है, 100 में से 100 लाना है। माइनस 1 का कितना हो जाएगा, और log x का 1/x, वहां log ऑफ mod x भी दे सकता हूं मैं, तब भी 1/x होता है, और वहां मान लेते हैं x greater than 0। चलो ये हो गया, तो वो 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो x log x minus x plus c। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यही होगा ना इंटीग्रेशन? यस यस सर। शिंदे जी समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, मतलब fx gx में देखा जाए तो gx मेरा 1 है, और तभी तो 1 का वर्क x और log x का 1। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। अच्छा, वॉइस हाँ क्रैक। सर। अरे ये एक सेकंड, हाँ अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है? ओके, वो बार बार वाईफाई अटक रहा था इसलिए लैंड नहीं चल रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये भी तुम्हें समझ आ गया, 1 into log x। अब कोई और फंक्शन ले लेते, इनवर्स का भी तुम्हें डेरिवेटिव नहीं आता है, सॉरी इंटीग्रेशन, तो फिर से यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 into, और आइलेट में तो सबसे पहले ही अपन ने इनवर्स को रखा है, तो 1 को इंटीग्रेशन में लेंगे, याद रखना। तो 1 का इंटीग्रेशन x, सेकंड फंक्शन मतलब जो भी है अपना फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उसको एज इट इज रखो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का तो x होगा, साइन इनवर्स x का ये हो जाएगा। पर सर अभी भी कहाँ ये इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल है? अरे बिल्कुल है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, कल जो हमने वैरायटी शीट देखी थी उसमें भी था, या ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, that 1 minus x square को t square मान ले। सर x को sin थीटा मान ले, हाँ जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा उससे भी, पर हमें डायरेक्ट पता है ना, यहाँ पे तो t dt दिख रहा है, माइनस ऑफ 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 गया, x dx हो जाएगा माइनस ऑफ t dt, यहां रख दो। This implies x times of sin inverse x minus integration of minus of t dt, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टी स्क्वायर का अंडर रूट टी, ये भी गया ये भी गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कितना हो जाएगा बोलो, टी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नाउ व्हाट इज टी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x times of sin inverse x plus under root of 1 minus x square plus c. Any doubt, anyone you can ask. Online students, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम।
कितने हो गए? 78 हो गए ना। मतलब इनवर्स फंक्शन वगैरह के भी निकल सकते हैं, याद नहीं रखना है, कहीं कहीं किताबों में इनके भी डायरेक्ट फॉर्मूले दिए रहते हैं, पर हम मेरे ख्याल से फटाफट बाय पार्ट से निकाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे log x का तो x log x माइनस एक्स बहुत सारे किताब में देते हैं ये वाला, पर प्रूफ भी बहुत छोटा सा ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे? अभी भी हमें पता है कि x स्क्वायर को डेरिवेटिव में लेना है प्रायोरिटी वाइज भी, पर उसका डेरिवेटिव तो x होगा, तो x फिर से अटकेगा, तो क्या करेंगे? फिर से लगा देंगे। ऐसा थोड़ी ना कहा है कि हम 2 बार 3 बार 4 बार बाय पार्ट्स नहीं लगा सकते एक ही क्वेश्चन में, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसा कि यहां देखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, और अभी एक और है सर। तो हाँ बेटा बोलो। किसको किसको gx लेना और किसको fx लेना है वो समझ नहीं आ रहा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, फिर तो तुम्हें ये प्रायोरिटी ऑर्डर बचपन से तुम्हें दिक्कत होती होगी याद करने में। बेटा आई फॉर, तुम्हें बोर्ड मास में भी दिक्कत हुई होगी बचपन में। आई फॉर बोलो इनवर्स, देखो उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, मतलब उसको हमें किस में लेना है? डेरिवेटिव। ओके, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक। कितना आसान है बेटा, अभी भी नहीं ऑर्डर समझ में आया? समझ गया सर। मतलब कुछ बचा नहीं है। अब अगर एल्जेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो एल्जेब्रा को फर्स्ट मानना है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अब मैं और कैसे समझाऊं? समझ गया सर। इसलिए मैंने याद करवा दिया ये, वरना तो लॉजिकली समझ में आता ही है कि एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव में लेना है। एक्स की पावर बढ़ा दोगे इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब तो और नहीं होगा, वैसे ही लॉजिकली भी सोच सकते हो। इसके बाद फिर से लगा दे बाय पार्ट्स, अगेन अप्लाई बाय पार्ट्स। तो x का x को तो ऐसे ही रखेंगे, e रेस टू x का इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव 1, e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, और एक और बार करेंगे तब भी वही रहेगा। ये आ गया, मतलब कितनी भी बड़ी पावर दे दे, आई थिंक यू कैन सॉल्व नाउ। यस और नो? ठीक है, मतलब x रेस टू n दे दिया तो भी सॉल्व हो सकता है ना, अगर x रेस टू n दे दिया तो वो भी सॉल्व हो सकता है। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हो सकता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, बार बार लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। और एक और मैंने शायद तुम्हें स्टार्टिंग में हेडिंग लिखवाई थी, रिडक्शन फॉर्मूला, तो रिडक्शन फॉर्मूला करके लिखवाया था शायद कि आखिरी में हम एक रिडक्शन फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। वो कुछ होता नहीं है, वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं बता ही देता हूं अभी। मान लो ये क्वेश्चन है, देखो इधर x रेस टू n इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, दो वाला मैंने बता दिया, एक्स स्क्वायर 2 बार बाय पार्ट्स लगा, एक्स क्यूब होगा तो 3 बार लगाना पड़ेगा एक्स को हटाने के लिए, एक्स रेस टू 4 होगा तो 4 बार लगाना पड़ेगा। तो अगर एक्स रेस टू n ई रेस टू एक्स है तो क्या होगा? जनरली ये लिमिट के साथ देते हैं याद करने के लिए, हम ऐसे समझ रहे रिडक्शन फॉर्मूला फर्स्ट टाइम कि कैसे बनता है। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आई एन मान सकते हैं। आई एन, ये n इससे डिपेंड कर रहा है, ये जो n है वो उसका नंबर होगा इंटीग्रेशन का। जैसे एक्स स्क्वायर होगा तो उसको i2 बोल रहा हूं, ठीक है। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे? देखो इधर करो, सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा बताओ? x रेस टू n एज इट इज, e रेस टू x एज इट इज, e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ n x रेस टू n माइनस 1 e रेस टू x का e रेस टू x। ये मेरा बेसिकली i n है। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर। चलो, तो ये हमने लिख लिया, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, n को बाहर कर दिया, ये जो बच रहा है फॉर्म x रेस टू n माइनस 1 e रेस टू x dx, ये मेरा in है। ठीक है, तो क्या अपन इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं? in माइनस 1, बहुत छोटा सा एनसीईआरटी टाइप का रिडक्शन फॉर्मूला है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। अगर in ये होगा तो ये मेरा in माइनस 1 होगा, तो मिला कि नहीं मिला in और in माइनस 1 में रिलेशन? तो इसी को कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। मतलब अगर I10 निकालना है
कार को नहीं निकालना है शोरूम से। I10 निकालना है तो I9 की नीड होगी, I9 निकालना है तो 8 की नीड होगी, बट देयर इज अ पैटर्न और देयर इज समवॉट समटाइम्स अ रिकर्सिव फार्मूला आल्सो, वो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे। अभी तो हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, बट इसी को कहते हैं रिडक्शन फार्मूला। एक सेकेंड, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? Yes. सक्सेसिव अपन फॉर्म बना रहे हैं और आगे का इंटीग्रेशन पीछे के इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, इसी को कहते हैं। हाँ बोलो दर्पण। इजी क्या होगा कि वो वापस वही आएगा ना। हाँ तो अब IN निकालना, तो अगर ये फॉर्म पता है तो अपन डायरेक्ट एक्स स्क्वायर निकालना तो ये इसमें लगा सकते हैं ना, एक के बाद एक लगा नहीं पड़ेगा, इजी थोड़ी ना है, पर इंटीग्रेबल तो है ना बेटा, इंटीग्रेबल होगा ना। यहाँ पे दो चीज आती है, इंटीग्रेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लंबा तो ठीक है, अगर कर सकते हो तो कभी ना कभी तो हो जाएगा ना, भले ही 100 पढ़ने लग जाए, हो जाएगा ना, तो अपन उस पे मुद्दे पर है अभी, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि हम डेफिनेट में इसका ज्यादा यूज करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला का, तब तुम्हें समझ में आएगा कि बड़े बड़े वैल्यूज पे भी हम निकाल सकते हैं रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू। एक आइडिया तुम्हें देने के लिए मैंने रखा था यहाँ पे। हाँ बेटा बोलो। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर सकते हो, वो एक सीरीज आएगी, वो भी उसके बराबर है इंटीग्रेशन के, छोड़ देना, पर वो ऑप्शन वैसा नहीं मिलेगा तो फंस जाओगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में एक सीरीज दिख रही है तो बिंदास e रेज़ टू x को एक्सपांड कर दो, 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल, सब में x रेज़ टू n मल्टीप्लाई कर दो, हर एक को इंटीग्रेट कर दो, सी दैट इज आल्सो द आंसर। बट ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? आंसर तो आ गया, पर ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे क्या? अनअटेम्प्टेड के मार्क्स नहीं मिलते हैं, 0 मिलते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों ने सुना कि नहीं सुना जो दर्पण ने बोला कि e रेज़ टू x को एक्सपांड कर दो 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल वाला, उससे भी तो हर एक टर्म इंटीग्रेट हो जाएगी। क्लियर हुआ? यस ठीक है, बट वो ऑप्शन में नहीं देंगे, याद रखना बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। इंटीग्रेशन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहा हूं। x² + x + 1 dx, इसको कैसे करोगे? इंटीग्रेशन cot इनवर्स x² + x + 1 dx। सर टैन में अब बदल इसको के उसको बाद में टर्म कैंसलेशन टाइप और बिल्कुल, वेरी गुड, परफेक्ट साहिल, सही जवाब। अगर यही क्वेश्चन को अगर मैं तुम्हें सीरीज बेस में दे देता, r गोइंग फ्रॉम 1 to n या इंफिनिटी cot इनवर्स r² + r + 1, तो जिसको ITF आता है उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता, ठीक है। किसी को ये भी ऐसा फील हो रहा होगा कि 1 * मान ले और फिर लगा दे, आ जाएगा मतलब बाय पार्ट्स के थ्रू, बट इसको थोड़ा सा पहले क्यों ना हम सिंप्लीफाई कर ले। नॉर्मल इंटीग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि बस सिंप्लीफाई करो और इंटीग्रेट करो नॉर्मल अलजेब्रा लगा के, तो हम क्यों ना इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Whatever be the real value of x, पॉजिटिव और नेगेटिव, x² + x + 1 हमेशा पॉजिटिव होता है, d < 0 है। तो cot इनवर्स x को अपन tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं कि नहीं? वरना तो एक पाई वाला भी रोल आता है, पता है कि नहीं ये फॉर्म, कि भूल गए? cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है, और एक में पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है। कब कौन सा फॉर्म लगता है? when x greater than 0, when x less than 0। मेरे ख्याल से ये सभी को याद रखना है, भूलना मत। यहाँ पे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि x² + x + 1 हमेशा पॉजिटिव होता है, x ही यहाँ पे x² + x + 1 है। अब रिवर्स फॉर्मूला अगर याद हो जो टर्म कैंसलेशन में करा था, इसी को अपन 1 + x * x + 1 लिख सकते हैं, और ऊपर कुछ नहीं है पर नीचे दोनों का डिफरेंस हो रहा है, मतलब ऊपर हम लिख सकते हैं x + 1 - x। तो क्या ये फॉर्म बन रहा है tan इनवर्स x - y / 1 + xy वाला? तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x + 1 - tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। क्या ये इंडिविजुअल इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा बाय पार्ट्स के कारण अब कि नहीं? और इंटीग्रेशन कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग नहीं कर सकते, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कर सकते हैं। लगाते हैं अब बाय पार्ट्स, ऑब्वियसली यहाँ कुछ नहीं है तो 1 * 1 * करके, अभी हमने एक साइन इनवर्स वाला करा था, देखते आता है कि नहीं। ये स्कूल एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है,
स्कूल एग्जाम एक्सपेक्टेड, या गुड सीईटी भी यू कैन इमेजिन, उसमें भी मिल सकता है। चलो 1 इंटू, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू का 1 को हम ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में लेंगे, tan इनवर्स का तो आता ही नहीं है इंटीग्रेशन, तो 1 का x, आइलेट रूल भी यही कहता है। tan इनवर्स का कितना होगा, एज इट इज रहेगा वो, तो पहले तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन भी होगा x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, x यहाँ पे x प्लस 1 है, dx। बोलो ऐसे ही आएगा। अभी एक इंटीग्रेशन और है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes. माइनस, चलो 1 का इंटीग्रेशन, ये माइनस, ये वाला माइनस है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। 1 का इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स x एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन और बीच में माइनस आता है बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में, 1 का x, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। एक इंटीग्रेशन और बाकी है। क्या ये दोनों इंटीग्रेशन हो सकते हैं? x इंटू tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस, ये हो सकता है इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अभी रुक जाओ, अभी नहीं हुआ। बताओ क्या ये दोनों इंटीग्रेशन हो सकते हैं? अब इधर हम देखेंगे तो ये वाला इंटीग्रेबल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं y, तो ऊपर टी डी टी दिख रहा है। इधर क्या करेंगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, सॉरी, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कल ही तुम्हें वैरायटी शीट बताई थी और आरडी में भी गिवन है। x को हम लिखेंगे लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस म्यू। क्या ऐसा कुछ पढ़ाया है? इस टाइप के फॉर्मेट को ऐसे ही करते हैं सॉल्व। अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें समझ आ जाएगा, नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। 2x प्लस 2 प्लस म्यू, कंपेयर करके लैम्ब्डा म्यू निकाल लेना और सेपरेट करोगे तो एक टीडीटी और एक डायरेक्ट कंप्लीटिंग होल स्क्वायर tan इनवर्स में आ जाएगा। और इसको अब तुम डिकोड कर सकते हो। एक सेकंड बेटा, इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वापस से लगा दो, फॉर्मूला बन रहा है ना, x कॉमन निकाल के, और बाकी पार्ट को सिंपलीफाई कर लो। हाँ बोलो। सर हम लोग 1 प्लस एक्स को tan थीटा मान के कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी एक तरीका है। सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा तो उसके बाद, और सीकेंड स्क्वायर तो को सब्स्टिट्यूशन करना हो तो 1 प्लस एक्स को tan थीटा मान लो, तो ऊपर बनेगा फिर वो tan थीटा माइनस 1, तो साइन कॉस वहां पे ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम देख लेना, वरना तो एल्जेब्रिक फॉर्म हमने पढ़ा स्टैंडर्ड, इसलिए मैंने ज्यादा ट्रिगो फॉर्म नहीं लगाया फिर उसमें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और फिर सिंप्लीफाई करना रहेगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन इन योर आर डी शर्मा, या एनसीईआरटी में भी है, बट स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली आता है। ठीक है, क्या करना है इसमें 1 इंटू मान लेना है, ये तो याद रखना। कॉट को सबसे पहले 10 में बदल के उसको ब्रेक कर दो, फिर उसके बाद नॉर्मली जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे तुम्हें करना है। 2 बार बाई पार्ट्स लग रहा है, मतलब 2 बार मतलब 2 टर्म में बाई पार्ट्स लग रहा है। कैन वी प्रोसीड नाउ? 2 मिनट से लिखना है। हाँ हाँ लिख लो। सर थोड़ा ऊपर करो।
और हाँ, कल से 10 दिन तक अराउंड हम तीनों फैकल्टीज 1-to-1 तुमसे और विथ योर पेरेंट्स पर्सनली बात करेंगे रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस, जो गिर रहा है या बढ़ रहा है, जो भी, ठीक है। तो कॉलिंग करके करेंगे, 1-to-1 ही बात करेंगे, पीटीएम समझ लो या जो कुछ भी है, पर हम तुम्हारा परफॉर्मेंस के बारे में उनसे बात करेंगे, या उनको अगर कोई कंसर्न हो तो 10-12 दिन लगेंगे, पर 10-12 दिन में सबका नंबर आ जाएगा, ठीक है। बस मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि कोई एक्सक्यूज मत दे देना कि सर फोन नहीं लगा या पेरेंट्स नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी कुछ होगा तो पेरेंट्स से किसी और टाइमिंग पे बात कर लेंगे, ठीक है। बट 1-to-1 तुमसे एंड पेरेंट्स से, दोनों से बात होगी। एक से बात करने में भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। भले तुम पेरेंट्स के साथ रहते हो, पर बहुत सारी चीजें तुम्हारी उनको नहीं पता होती है, या वो जो हमें बोले तुम बोलो कि ऐसा तो मैंने तो बोला ही नहीं कभी पेरेंट्स को, इसलिए दोनों से बात होगी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना हो गया ना ये सबको, मतलब आ गया ना समझ में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 81, ठीक है, याद रखना, बस भूलना मत फॉर योर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 82, इंटीग्रेशन x into log of x plus 1 by x dx, ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है जनरली, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आता है स्कूल एग्जाम में, और ये गुजरात बोर्ड के उसमें भी दिया है मतलब ये क्वेश्चन, और हमारे मॉड्यूल में भी ये ट्राई योरसेल्फ का ही क्वेश्चन है। x into log of x plus 1 by x, इसको कैसे करोगे आप? x into log of x plus 1 by x dx, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो ऑब्वियसली दिख रहा है बाय पार्ट्स लगेगा, डायरेक्ट ही x को अलग मान लो, log वाले को डेरिवेटिव में ले लो, कर सकते हो उससे भी डायरेक्ट, या इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि जैसे हमने देखा यार tan इनवर्स में भी प्रॉपर्टी लग गई, tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy वाली, तो यहाँ पे भी तो अपनी प्रॉपर्टी लग सकती है log की, तो पहले क्यों ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। तो इसको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x करके लिख सकते हैं, और log ऑफ a बाई b क्या होता है? log a माइनस log b, ऐसा लिख देते हैं इसको, और अब सेपरेट कर देते हैं, x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस x इंटू लॉग x dx। क्या ये दोनों इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो बाय पार्ट्स लगा के? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहा है अभी, जिसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बाय पार्ट्स लगाते जाना है, थोड़ा बहुत अगर सिंप्लीफाई हो तो कर दो। तो x को ऑब्वियसली हम फर्स्ट मतलब डेरिवेटिव में लेंगे, नहीं सॉरी इंटीग्रेशन में लेंगे, तो x का बनेगा x स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट फंक्शन जो कि log है वो एज इट इज रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का कितना होगा स्क्वायर बाई 2, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, log x का 1 अपॉन एक्स होता है, x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर चेन रूल के अकॉर्डिंग x स्क्वायर प्लस 1 का 2x भी होगा, यही बनेगा शायद, माइनस x का x स्क्वायर बाई 2 log x एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का x स्क्वायर बाई 2 log x का 1 बाय x, वन बाय एक्स dx। अभी एक इंटीग्रेशन और बाकी है, बोलो क्या ये जो दूसरा बच गया है वो इंटीग्रेट कर सकते हो? ये तो हो गया, ये टू गया, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये इंटीग्रेट हो सकता है? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, यहाँ पे तो एक्स बाई 2 dx ही बचा है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा। इसके बाद ये फॉर्म हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस सी लगा देंगे, x का x स्क्वायर बाई 2, नीचे जो 2 है वो इसलिए 4 हो गया है। इस वाले पार्ट का क्या करोगे? लॉन्ग डिवीजन। क्या बोल रहे हो? लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऐसा कह रहे हो?
हाँ ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड या हाँ बोलो कुछ और। सर एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे और एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर को टी नहीं क्यों लंबा करे, 1+x स्क्वायर को टी मान ले, मान सकते हैं 1+x स्क्वायर को टी। डिनोमिनेटर सिंगल टर्म होती है तो एक्सपांड करना आसान होता है, हम स्टार्टिंग फॉर्म पे जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने 1+x स्क्वायर को टी माना तो 2x dx मेरा dt हो जाएगा, तो x dx मेरा dt बाई 2 हो जाएगा, और इस वाले फॉर्म से मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है t-1। मेरे ख्याल से बहुत इजीली अब सॉल्व हो रहा है। इंटीग्रेशन x, ये x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, बहुत टफ नहीं था शायद सोचना, और नीचे x स्क्वायर को भी t मान सकते थे, पर नीचे फिर दो टर्म होती, और कांस्टेंट ही तो पूरे को ही ले लो ना t, तो वो सेपरेट करना आसान हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर जितना खुले चले, सॉरी न्यूमरेटर जितना भी ओपन एक्सपांड हो चलेगा, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या करेंगे अब, 1+x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ गया t-1, और x dx तो अपना dt बाई 2, 1+x स्क्वायर मेरा t के बराबर है। क्या करोगे अब इसके इंटीग्रेशन के लिए, अलग अलग कर दो, 1 - 1/t dt कर लोगे ना आप, तो लॉग में आ रहा है इधर, और इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग, थोड़ा बहुत देख लेना, सिंप्लीफाई हो जाएगा, और रीसब्स्टिट्यूट करना मत भूलना, कॉमन फैक्टर वगैरह निकाल के पूरे लॉग को इकट्ठा कर लेना, आरडी में तुम्हें पता चल जाएगा आखिरी में आंसर कैसे फॉर्म में लिखते हैं, देख लेना वो तुम। चलो तो समझ में आ गया। कुछ बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हमने करे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें थोड़ा सा लंबा जाता है बाय पार्ट्स, पर कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है सच, थोड़ा बहुत ऑपरेशन से, और आखिरी में कैसे इंटीग्रेट करना, एक इंटीग्रेशन और बचेगा हमेशा, याद रखना, ठीक है। तो बेसिक इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो बाय पार्ट्स का कोई फायदा ही नहीं है फिर, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, लॉन्ग डिवीजन से भी ऑल्सो यू कैन ट्राई इट, ओके, आंसर सेम ही आएगा, पर वहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दिख रहा था तो मैं गया नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 82 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 83। तुम्हें याद है कल जब मैं एक शीट डिस्कस कर रहा था, वैरायटी शीट 2 शायद या 1, उसमें मैंने बोला था कि ये वाले टाइप के क्वेश्चन अगर ऑड पावर आ जाए और एक इवन पावर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे कि एक sec क्यूब x दे दिया या secant raised to 4x दे दिया, एक बार ये वाले देख लेते हैं, ऑड पावर को कैसे करेंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो स्कूल एग्जाम में पूछते हैं, स्कूल एग्जाम एक्सपेक्टेड एंड गुड सीईटी आल्सो। कैसे करोगे इसको, secant क्यूब x का इंटीग्रेशन। हाँ चलो, पहले तो जो लॉजिक आ रहा है तुम्हारे दिमाग में वैसे ही करते हैं, secant स्क्वायर x इंटू secant x कर दो, फिर secant स्क्वायर x को चाहो तो 1+tan स्क्वायर x भी कर सकते हो ना। तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये वाला secant x तो हो जाएगा एक अलग से, और एक है अपना tan स्क्वायर x इंटू secant x, इसका क्या करोगे, सर tan x को t मान लो, तो बेटा tan x को t मानोगे तो secant स्क्वायर x dt में होना चाहिए, वहां तो एक ही secant x है। तभी तो मैंने बोला कि अगर secant raised to 4x होता तो फटाफट हो जाता ना, फिर तो कैन बी सॉल्व इन दिस वे डायरेक्टली, है ना। और कल हमने डिस्कस भी किया था, अगर तुमने वो वैरायटी शीट कर ली है तो, किसमें, बिल्कुल हम वही करने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। इसको हमने माना आई, क्या माना हमने इसको, आई, देखते क्या होता है। इस पूरे को मैंने आई माना है, tan स्क्वायर x को अपन शायद चाहो तो secant स्क्वायर x -1 वापस से लिख सकते हैं। secant x का क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ secant x प्लस tan x, या π/4 प्लस x/2 भी होता है ना, कि माइनस प्लस x/2, ठीक है। अब इसको हमने फिर से तोड़ दिया, secant स्क्वायर x -1, तुम देखोगे जहां से क्वेश्चन शुरू करा था वहीं पहुंच गए वापस। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया कि नहीं, स्कूल एग्जाम में आएगा। यस सर। सेक या कॉसेक की ऑड पावर को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहां तक पहुंचे। अब इसको अलग अलग करते हैं, secant क्यूब x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ secant x,
मतलब कुछ मिला नहीं इससे कि कुछ मिला नहीं, मतलब यहां तक कोई डाउट किसी को? और इक्वल टू में अगर हमने बात करें तो सेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू आई है। अरे हाँ, तो मतलब इससे कुछ मिला नहीं। मतलब आई वाली टेक्निक कई जगह पे लग जाती है, मतलब सेम फॉर्म बन जाता है। अभी ऊपर देखा ना अपने, सेम बन जाता तो उधर ले जाके सॉल्व हो जाता। क्या क्या बोल रहे हो? माइनस में होता तो हो जाता ना, उस साइड ऐड हो जाता। और हाँ, वो अगर माइनस साइन काश वहां कहीं से बन जाती तो प्लस हो जाता और बाई 2 करके आई निकल जाता। मतलब यहां से, हाँ बोलो। पहले वाले टर्म पे बाय पार्ट इक्वल x x into sec स्क्वायर x पे बाय पार्ट कर ले दो। क्या क्या? तो सबसे पहले जो sec x into sec स्क्वायर x को हाँ है उस पे बाय पार्ट कर ले। हाँ, मैं आ रहा हूँ, अभी उसी पे ही आ रहा हूँ मैं। होगा क्वेश्चन इस को लेते हुए ही होगा, पर जो टेक्निक सेकेंड रेस टू 4 के लिए तुम लगाते हो वो यहाँ पे क्या हो गई? फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वल टू में आए हैं, ये भी आए हैं, और ये दोनों वैल्यू तो बराबर ही होती है, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, कुछ इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं मिली। और बट ये टेक्निक जब तुम सेकेंड रेस टू 4x में लगाओगे तो ऐसा करके वो सॉल्व हो जाता है, आखिरी में जाके टीडीटी बन जाता है। ठीक है, तो अब सेकेंड क्यूब एक्स में क्या करें अपन, फिर से आते हैं इसी क्वेश्चन पे। ठीक है, ये मैंने ऊपर वाला फॉर्म इसी फर्स्ट मूवमेंट पे, पर ऑड पावर में आंसर नहीं आता, इसलिए वहां मैंने वैरायटी शीट में लिखवाया है कि सेकेंड क्यूब एक्स सेकेंड कॉज एक्स की ऑड पावर विल बी सॉल्व्ड बाय पार्ट्स ओनली। इवन पावर इस तरीके से कोई सी भी पावर दे दे हो जाएगा। ठीक है, 10 की कोई भी पावर दे दे तो भी हो जाएगा, हमने देखा था। पर सेकेंड कॉज एक्स की ऑड पावर को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। सेकेंड क्यूब एक्स dx। ठीक है, सेकेंड क्यूब एक्स को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। दोनों ट्रिगो फंक्शन है, बट स्टिल हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब बाय पार्ट्स को लगाने के लिए मुझे बताओ किसको इंटीग्रेशन में लोगे और किसको डेरिवेटिव में? तो ऑब्वियसली इसको हम डेरिवेटिव में लेंगे, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इसको इंटीग्रेशन में लेते तो इसका लॉग में आएगा, और अभी एक और इंटीग्रेशन बाकी रहता है, अगर तुम्हें याद हो सेकंड टर्म में, तो इंटीग्रेशन और उसमें लॉग और ट्रिगो और उलझ जाओगे। और सेकेंड स्क्वायर एक्स को अपन इंटीग्रेशन में ले लेते हैं, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन tan x होता है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। एक और इंटीग्रेशन भी हम ट्राई कर लेंगे। तो किसको डेरिवेटिव में लेना है, किसको इंटीग्रेशन में लेना है? अब फर्स्ट सेकंड तो जिसको जो तुम बोलो वो ध्यान से सुनना। तो सेकेंड एक्स का कितना हो जाए, इसको तो एज इट इज रखेंगे। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। बीच में माइनस साइन आती है, वो माइनस अब बन गया। जो अभी ही तुम भी कह रहे थे ना, काश बीच में माइनस साइन होती तो वो डबल हो जाता। सृष्टि, अब तुम्हारा लॉजिक लग जाएगा। ठीक है, इस बार लग जाएगा। चलो, माइनस टाइम्स, तो सेकेंड एक्स का कितना होगा? सेकेंड एक्स इंटू tan x। सेकेंड स्क्वायर एक्स का एक इंटीग्रेशन और करना है, tan x, और एक होल इंटीग्रेशन भी बाकी है। अब कैसे करेंगे भाई, इसको जरा देखते। और ये मेरा पूरा इसको इक्वल टू आई बोल देना, आई का लॉजिक यहां लगने वाला है। ठीक है, ये याद रखना, स्कूल एग्जाम में या मेंस में भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ऐसी पावर में 5 वाला भी पूछ सकते हैं तुमसे, पर लॉजिक सेकेंड एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। आई लेके क्यों चल रहे हैं हम? क्योंकि आई वापस से बन रहा है बहुत इजीली। अरे आई वापस भी बन सकता है, एक हिस्सा फिर से कुछ आई का पार्ट बन रहा है यहाँ पे। देखो कैसे, tan स्क्वायर एक्स को अब सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म याद रखना, और कब कौन सा फॉर्म होता है वो मैंने वैरायटी शीट में तुम्हें लिख के दिया हुआ है, वो तुम रीड कर लेना, ताकि दोनों ट्राई करके नहीं देखना पड़े एग्जाम में फिर तुम्हें। ये बन गया सेकेंड क्यूब एक्स माइनस सेकेंड एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो अलग अलग कर लो। सेकेंड क्यूब एक्स डीएक्स प्लस सेकेंड एक्स डीएक्स इज इक्वल टू आई। ये बन गया। क्या ये फिर से मेरा आई है? ऑब्वियसली आई है। तो सेकेंड एक्स tan x माइनस आई प्लस
log of mod of tan of pi by 4 plus x by 2 या secant x plus tan x, जो भी आंसर के फॉर्म में दिया है उसमें बदल देना, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। आई को उधर ले जाओ, तो 2i is equal to secant x tan x plus log of mod of, कितना बजे क्लास? ये खत्म 3:30 क्यों, क्या होगा? आपसे मिलना है या उसके बाद वापस से क्लास होगी, बोल देना उसको, बोल दो कि सर का 5 मिनट का ब्रेक होगा आफ्टर 3:30। हो गया क्या 3:30? फिर तो पक्का नहीं जाएगा। चलो खैर, ये बन गया। तो आई कितना हो, x इंटू 10x बाई 2 प्लस हाफ ऑफ ये पूरी टर्म, प्लस सी लगाना मत भूलना। तो टफ नहीं, हाँ बोलो। हाँ हाँ, 1/2 को √10x को t मान रहे हो, तो इसका डेरिवेटिव बदल दिया, dt भी लिखना पड़ेगा ना। अरे dt तो याद है ना? नहीं dt लिखा कि नहीं लिखा? नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, ये ऐसे ही होगा। हाँ क्या? 82nd क्वेश्चन, 82nd, यस। जो x by 1 plus x square है, हाँ, इसमें अगर हम लोग x के साथ रूट टी मानेंगे तो नीचे रूट आ जाएगा, 1 प्लस रूट टी dt अपॉन 1 प्लस रूट टी। अब बोलो आगे। कैसा बनेगा? 4x³ dx dt dt अपॉन 1 प्लस रूट टी। अब इसको क्या करोगे? तो इतने दो क्यों कर रहे हो? 2 3 1 जब डायरेक्ट हो रहा है तो। अरे कहाँ हो जाएगा डायरेक्ट? तुमने जो लगाया वो ये आया है। अब t⁻1/2 को एक और सब्स्टिट्यूशन, तुम 2 सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो हैं? अच्छा हाँ, फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लगा दिया। बेटा उसमें x लीनियर होना चाहिए। जब भी तुम कोई भी फॉर्मूला लगाओ तो ये x क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। इस x के बजाय ये भी चलेगा, बस x का कोएफिशिएंट डिवीजन में चले जाएगा। पर लीनियर में कभी भी फ्रैक्शनल पावर नहीं होती है, लीनियर डिग्री पॉलिनोमियल ही नहीं होता है वो। तो मिल गई मिस्टेक। एक अच्छा पॉइंट था जो बहुत बच्चे गलत करते हैं। स्टार्टिंग के टाइमिंग पे लोगों को यही लगता है फॉर्मूला लग रहा है ना, अरे इसमें क्या, लोग तो इस बहुत अच्छे क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 प्लस t⁻⁴, अरे बहुत इजी है सर, लगा दो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला। इट्स नॉट अ लीनियर, इट्स अ क्वाड्रेटिक। तुम जो बोल रहे हो वो तो क्या बोलेंगे, t⁻1/2 को क्या बोलते हैं? लीनियर तो होगा नहीं, पॉलिनोमियल भी नहीं बोलेंगे उसको, रैशनल। रैशनल फंक्शन तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता है, कुछ भी रैंडम फंक्शन ऐसा बोले नहीं। अपन बना सकते ना, इक्वल टू y करो, उधर ले जाओ तो पैराबोला का एक आर्क बन जाएगा, या जो भी बन रहा है वैसा बनेगा। लीनियर फॉर्म बनेगा तभी फॉर्मूला वैलिड है, ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। मतलब उस x की जगह ax प्लस b चलेगा, पर x की जगह x⁻1/2 नहीं हो सकता है, x² नहीं हो सकता है, x की जगह log x नहीं हो सकता है, वरना उसमें भी बना देंगे 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सर log x को x मान लो, देखो फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स का। पर log x को मान लो मतलब क्या, तो फिर t dt लगाओगे, ठीक है? तो t dt में dt ढूंढो फिर। चलो खैर, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। मतलब जब भी ऑड पावर दे,
तो दिस इज द ओनली टेक्निक जिसमें बाय पार्ट्स का यूज करना है। एक सेकेंड एक्स को अलग करना है, बाकी को पूरा अलग, और उसको इंटीग्रेशन में ले लेना है, और इस तरीके से फिर से आई बनेगा और सॉल्व हो जाएगा। अब तुम सेकेंड रेस टू 5x खुद ट्राई करना, एक बार ट्राई करना जरूर, और उसी को मैं क्वेश्चन नंबर बोल देता हूं 84। करना जरूर, थोड़ा लंबा जाए भले ही, बट सब ट्राई करना आंसर तक। जब तक आंसर नहीं है तब तक स्टेप्स लिखना। अभी से आदत मत खराब करो कि हो जाएगा, एग्जाम में नहीं बनेंगे, एक के भी आंसर नहीं आएंगे, मैं अभी बता देता हूं। तो जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो सब फालतू गई अगर आंसर नहीं लिख पा रहे हो। सेकेंड रेस टू 5x dx। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सभी ट्राई करना, ठीक है। ऑड पावर है ये तो कंफर्म है, बाय पार्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इवन पावर में इस तरीके से जा सकते हैं हम, ठीक है। ये पूरा फेल हो गया था अपनी टेक्निक, ठीक है, इसलिए हम वापस से क्वेश्चन पे आए, और फिर हमने जो बाय पार्ट्स लॉजिक था हमने इसीलिए देखा, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन कर ले, 84 85 हो जाएंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 85, सेकेंड रेस टू 5 जरूर करना सॉल्व, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन है, पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। साइन ऑफ 101 टाइम्स ऑफ x इंटू साइन रेस टू 99x, मोस्ट एक्सपेक्टेड वेराइटी ऑफ मीन्स 2020 22। या क्वेश्चन दे दूं, तुम ट्राई करोगे? फिर अभी टाइम कम है तो इस क्वेश्चन की खासियत वो हो जाए, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये, ठीक है। तो कल या तो डिस्कस करेंगे, कल तुम्हारी क्लास होगी, या फिर संडे को डिस्कस करेंगे। 2-3 और क्वेश्चन दे देता हूं, बाय पार्ट्स पे ही है, पहले ही बता देता हूं। पर अब जो क्वेश्चन आ रहे तुम्हारा मेंस, वो बोर्ड्स का पार्ट खत्म हो गया है। बोर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए सभी को अब आज क्या करना है, बाय पार्ट्स का आरडी शर्मा सॉल्व करना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सॉल्व एग्जाम्पल और मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड मैं दे रहा हूं तुम्हें, सभी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इंटीग्रेशन cos x square x minus 2005 cos raised to 2005। ऑब्वियसली ये तुम्हें किस टाइप से पूछा जाएगा, 2022 करके। बहुत ही बेहतरीन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे सेकंड में भी यू कैन ट्राई, क्वेश्चन बन सकता है। इधर cos x square x है, नीचे cos है। 87 1 plus x minus 1 by x e रेस टू x प्लस 1 बाय x। इन क्वेश्चंस की कुछ खास बात है, मैं एक हिंट दूंगा, बस एक हिंट सुन लो वरना नहीं कर पाओ। पार्ट्स की एक ही बार में करके, दूसरी वैरायटी 2 बार बाय पार्ट्स लग के हो रहा था, तीसरी वैरायटी आए बन के उधर फॉर्म चले गया, फिर से वही बन गया क्वेश्चन और सॉल्व हुआ। 3 वैरायटी देखी ना, बस चौथी एक और वैरायटी बचती है बाय पार्ट्स में, और वो ये है कि जो नॉन इंटीग्रेबल, मतलब सॉरी, जो एक और इंटीग्रेशन आएगा ना अपना, वो इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे, बट लकीली वो टर्म कैंसल हो रही हो, मतलब जो नॉन इंटीग्रेबल पार्ट है वो कैंसल होगा, इसलिए यहां पे टर्म्स एक से ज्यादा दी हुई है। बस दिस इज द ओनली हिंट, एक बाय पार्ट्स लगेगा और जो नॉन इंटीग्रेबल वाला पार्ट है वो कैंसल होगा, उसको इंटीग्रेट करने में दिमाग मत लगाना, इसलिए मैं ये हिंट दे रहा हूं, ठीक है। 87 ऑलरेडी आ चुका है जेईई मेंस 2014 में, मेंस 2014 या 15 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, e रेस टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x minus 3x sin x plus 2x sin cube x dx। e raised to minus sin square x cos x minus 3x sin x plus 2x sin cube x dx, ठीक है। क्वेश्चन सभी अच्छे हैं एंड ऑल आर मीन्स एक्सपेक्टेड, और नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ और करेंगे फॉर्म्स, ठीक है। अभी बाय पार्ट्स पे अभी लगेगा 1-2 घंटे और वेराइटीज हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई कर लोगे ना ये चारों? यस यस सर। और आरडी शर्मा का बाय पार्ट्स या एनसीईआरटी का बाय पार्ट्स कंप्लीट कर लेना। मेंस लेवल के पूरे हमने क्वेश्चन 1-1 2-2 मैंने सभी वैरायटी बता दी है। इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू। थैंक यू।